नमस्कार दोस्तों, साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम अपने YouTube चैनल साधक द अचीवर में एथिक्स के लिए पूरी क्लास देने वाले हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आज की क्लास में हम आपको ये बताने वाले हैं कि हम किस तरह से सारा सिलेबस कवर अप करने वाले हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि MPPSC आयोग ने 4th पेपर की जो हेडिंग रखी है और उसने जो 4th पेपर बनाया है वो 4 हेडिंग के अंतर्गत बनाया है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं। पहला शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र इस्तेमाल किया है। दूसरा शब्द इस्तेमाल किया है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान इस्तेमाल किया है। तीसरा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन शब्द इस्तेमाल किया है। यहां पर एक अर्थ लगाया जा सकता है, एक मीनिंग लगाया जा सकता है कि क्या आयोग ने ऐसे ही उठा के इन शब्दों का प्रयोग कर लिया। बहुत से स्टूडेंट्स से मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि इनका कोई मतलब नहीं है। हम क्या करते हैं कि फर्स्ट यूनिट से पढ़ना शुरू करते हैं और 5th यूनिट में जाकर उसे समाप्त कर देते हैं। पढ़ने का ये बिल्कुल तरीका गलत नहीं है, गलत है। आपको बार बार भटकाव पैदा होगा, आप फिर से वहीं से शुरू करोगे और वहीं जाकर खत्म करोगे। तो MPPSC ने ऐसे ही इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया है, वो बहुत सोच समझ के सिलेबस का निर्माण उसने किया है। आज मैं आपको 3 चीजें बताने वाला हूं। पहली बात तो ये बताने वाला हूं कि इन शब्दों को आधार मान के MPPSC ने किस प्रकार से सिलेबस को डिवाइड किया है। यूनिट 1 कौन से शब्द के अंतर्गत आती है, यूनिट 2 3rd कौन से शब्द के अंतर्गत आती है, कौन से शब्द के अंतर्गत आती है, यूनिट 5th 4th किसके अंतर्गत आती है, वो सारी चीजें हम क्लियर करने वाले हैं आपके साथ। पहली चीज तो ये बताएंगे। दूसरी चीज, इनका अर्थ क्या होता है और लोक प्रशासन का, जैसे फिलॉसफी का संबंध लोक प्रशासन से क्या है, आखिर आयोग क्या चाहता है और क्यों पढ़ा रहा है, आपको यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन का क्या संबंध है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन का क्या संबंध है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से फिलॉसफी और दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण और लोगों को परेशान करने वाली चीज है वो है केस स्टडी। तो ये जब चीजें हम समझ लेंगे, इसके अंतर्गत सिलेबस कैसे बटा हुआ है ये हम समझ लेंगे, तो केस स्टडी सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूं, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बस जरूरत है कि आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अब फिलॉसफी क्या होती है। बहुत अंदर डीप नहीं घुसना है। लोक प्रशासन और पेपर में क्यों दिया गया है, केवल उतनी ही जानकारी मैं आपको दूंगा, उसके अलावा कुछ आगे बताने वाला नहीं हूं। आपका टाइम खराब ना हो, कम से कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देने का जो हमारा लक्ष्य है, शुरू से रहा है और अभी भी है, ठीक है। तो दर्शन शास्त्र की जब हम बात करते हैं, जिसे फिलॉसफी कहते हैं, इसके जब अर्थों पे बात करेंगे तो 2 तरह के अर्थ आते हैं। एक संस्कृत भाषा के द्वारा अर्थ दिया जाता है और एक शब्द दिया जाता है यूनानी भाषा के तौर पर। तो सबसे पहले जब संस्कृत भाषा की हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है, दर्शन शास्त्र का अर्थ होता है अनुसंधान या खोजना। अब प्रश्न उठता है कि इसका अर्थ अनुसंधान या खोजना क्यों होता है। इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि जो फिलॉसफर होते हैं, जो दर्शन शास्त्री होते हैं, जो दर्शन लिखते हैं, वो ऐसे ही नहीं कि जो मन में आया वो लिख दिया। वो पहले उस पर सर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उसके बारे में चीजें खोजते हैं, इकट्ठी करते हैं और देन तब जाके वो दर्शन लिखते हैं। इसलिए संस्कृत भाषा में इसका अर्थ क्या है, अनुसंधान या खोजना। दूसरा शब्द यूनानी भाषा है। यूनानी भाषा के अंतर्गत ज्ञान के प्रति प्रेम, दर्शन शुरू तो किया जा सकता है किसी दर्शन शास्त्री के द्वारा, लेकिन वो समाप्त कब होगा, जब आप ज्ञान के लिए हमेशा आतुर रहोगे, आपको ज्ञान मिलता रहेगा, जीवन जीने की कला क्या है उस बारे में जब सारी जानकारी होगी, तभी दर्शन शास्त्री जो है वो दर्शन शास्त्र लिख सकता है, ठीक है। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी लिख सकता है। इसी को आधार बनाकर हम आगे बढ़ते हैं। यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले दर्शन शास्त्र क्या है। दर्शन शास्त्र क्या है कि दर्शन, जब कोई भी दर्शन हो,
गांधी जी का दर्शन हो, अंबेडकर साहब का दर्शन हो या अन्य दर्शन हो, प्राचीन काल के कोई भी नाम उठा लीजिए, शंकराचार्य जी का दर्शन हो, तो दर्शन का मतलब यह होता है कि आप जीवन किस तरह से जी रहे हैं। एक जीवन जीने की कला जो सिखाती है वो दर्शन में बताया गया है कि एक अच्छा जीवन आप अपने साथ, दूसरों के कल्याण करने के साथ दूसरे लोग भी कैसे अच्छा जीवन जिए, ये किसके अंतर्गत आता है, तो दर्शन के अंतर्गत आता है। देखते हैं तो दर्शन शास्त्र क्या है। जीवन की एक कला है। जो चीज मैंने आपको बोली, दर्शन शास्त्र का अंतिम उद्देश्य यही होता है कि वो आपको सिखाते हैं कि जीवन की एक कला क्या कहलाती है, दर्शन शास्त्र कहलाती है। अब लोक प्रशासन के संदर्भ में आप देखिए कि आखिर एमपीपीएससी आयोग को ये जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो चाहता है कि जो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आए लोग, उनको पता हो कि जीवन कैसे जिया जाता है। जीवन जीने का मतलब केवल ऐसा नहीं है कि आप केवल अपने लिए जीजिए। आप ऐसा सोचिए कि ये मैं अपने लिए ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरे पास इतनी सारी गाड़ियां आ जाए, मेरा इतना बड़ा घर बन जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दर्शन का मतलब यह होता है कि वो दूसरों के बारे में भी सोचता है, दूसरों के बारे में भी बातें करता है, दूसरों का हित कितना है, दूसरों का अनहित कितना है, मेरे कारण किसी को दुख तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहा है, आदमी उसके अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जीवन की एक कला है, इसलिए एमपीपीएससी ने दर्शन शास्त्र आपको पढ़ने के लिए कहा है। यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि उसने सब्जेक्ट में ऐसे शब्द इस्तेमाल क्यों किया है। ऐसा नहीं है कि चार लोग बैठे और बोले कि दर्शन शास्त्र देखने में अच्छा लग रहा है, सब इसको उठा के एमपीपीएससी के 4th पेपर में डाल देते हैं। बिना ऑब्जेक्ट के, बिना एम के, बिना लक्ष्य के एमपीपीएससी कोई भी कार्य नहीं करती है। इस चीज को दिमाग पे आप बिठा लीजिए। ठीक है, मूल्य मान्यताओं को समझने का एक आधार है। कितने प्राचीन काल से बहुत से दर्शन देखने को मिलेंगे। जीवन कैसे जिया जाता है या जीवन कैसे जीना चाहिए, वो सारी चीजें हमको कहां से मिलती हैं, दर्शन शास्त्र से मिलती हैं। तर्क के आधार पर निर्णय लेने की एक पद्धति भी होती है दर्शन। ठीक है, अब यहां पर लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या? तर्क के आधार पर निर्णय लेने की पद्धति। इसका मतलब यह है कि सरकार का काम क्या होता है, कानून बनाना, और संविधान भी बना हुआ होता है। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो काम करता है जो व्यक्ति, वो उसको आधार बनाता है और उसको, जैसे एक जिले का कलेक्टर जो होता है, वो किसके आधार पर निर्णय लेता है, जो एक्ट होते हैं, जो नीतियां होती हैं, उनके आधार पर निर्णय लेता है। तो यहां पर तर्क बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आपको फिलॉसफी पढ़ने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो लोक प्रशासन और दर्शन के बीच में संबंध क्या है, एक नजर इस पर डालते हैं। तो वर्तमान में जो नैतिक दर्शन या सिद्धांत है, जैसे ऐसा नहीं है कि केवल हमारे भारत देश में ही दर्शन चल रहा है, बल्कि विश्व लेवल में भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी कई तरह के ऐसे इनडायरेक्टली दर्शन निकाले हैं जो वहां के हर देश के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को यह बताता है कि आपको काम कैसे करना है। जैसे 1948 में मानवाधिकार का सिद्धांत यूएनओ के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होंने क्या कहा मानवाधिकार के अंतर्गत, कि उसमें नागरिक अधिकार सम्मिलित किए गए हैं, उसके बाद उसमें राजनीतिक अधिकार भी सम्मिलित किए गए हैं, इसके अलावा उसमें सामाजिक अधिकार भी सम्मिलित किए गए हैं, और अंतिम में आर्थिक अधिकार भी सम्मिलित किए गए हैं। जब हम इन अधिकारों पर नजर डालते हैं और एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर नजर डालते हैं, लोक प्रशासक के ऊपर नजर डालते हैं, तो वहां पर एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि ये सारे सब्जेक्ट उससे जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति इनमें तर्क लगा लिया और सही नियमों, सही एक्ट्स का प्रयोग कर लिया, वो सबसे सफल लोक प्रशासक कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक सिद्धांत ये भी दिया गया है। इसका उदाहरण देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित मानव अधिकार 1948 वाला, इसी दर्शन को आधार मानकर कि आप अपने लोक प्रशासन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दर्शनों का प्रयोग करिए, इस तरह से चीजें सम्मिलित की गई। आगे बढ़ते हैं तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का भी एक दर्शन है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत शिक्षा, रोजगार सुविधाएं, रोजगार, लोगों को किस प्रकार से आवास प्रदान करना है, ये सारी चीजें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अंतर्गत आ गया। तो यहां पर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा कि आयोग ने दर्शन को क्यों लोक प्रशासन के साथ शामिल किया। इसीलिए मैंने लोक प्रशासन और दर्शन का संबंध क्या होता है उसके बारे में आपको सारी चीजें बता दी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं तो एक चीज और मैं बता दूं, जैसे दर्शन हो गया, फिलॉसफी हो गई, फिलॉसफी में कौन कौन सा यूनिट सम्मिलित किया गया है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन अब दूसरा शब्द क्या है उसके बारे में भी हमें जान लेना जरूरी है। दूसरा शब्द है मनोविज्ञान, जिसे साइकोलॉजी कहा जाता है। अब फिर से वही प्रश्न उठता है कि यह शब्द एमपीपीएससी ने 4th पेपर में क्यों रखा। तो सबसे पहले हम मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। जब मनोविज्ञान के अर्थ को समझते हैं तो यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साइक से मिलकर बना है और एक लोगोस से मिलकर बना है। यह साधारण शब्दों में अर्थ है, ठीक है, स्पष्ट शब्द नहीं है, उसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूं। तो साइक का अर्थ होता है आत्मा और लोगोस का अर्थ होता है विवेचना। मतलब आत्मा का जो विवेचना करने का विज्ञान होता है वो क्या कहलाता है, तो मनोविज्ञान कहलाता है। लेकिन यहीं पर केवल शब्दों से आप मनोविज्ञान को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं, उसका भी अपना एक अलग आधार है और कई विचारकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कैसे विचार और कैसे द्वंद्व है इसको लेके। तो मनोविज्ञान क्या है, 3 आधारों को लेकर द्वंद्व है। एक मन को लेकर द्वंद्व है, एक आत्मा को लेकर द्वंद्व है और एक चेतना को लेकर द्वंद्व है। तीनों जो विचारक हैं उन्होंने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं अपने सामने। उन तर्कों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला जो तर्क है, दूसरा तर्क और तीसरा तर्क। तो जो पहले तर्क की जब बात करते हैं तो आत्मा का अध्ययन कुछ लोगों ने बोला और कुछ लोगों में सामान्य लोग नहीं आ रहे हैं। आप देखिए उनके समर्थक में प्लूटो और अरस्तु जैसे महान हस्ती आ रही हैं। वो कहते हैं कि आत्मा का जो अध्ययन होता है क्रमबद्ध, उसे क्या कहा जाता है, मनोविज्ञान कहा जाता है। ऐसा किसने बोला, प्लूटो और अरस्तु ने। जब प्लूटो और अरस्तु के बात को अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि दर्शन हो गई, मनोविज्ञान हो गया, ये ऐसे विषय हैं कि ये कभी समाप्त होने वाले विषय नहीं है। हमेशा इनमें कुछ ना कुछ नवीनता आपको नजर आती रहेगी। तो इन्होंने जो बात और जो तथ्य रखी वो भी एक लेवल तक सही माना जा सकता है, लेकिन उसके बाद इसे अस्वीकार कर दिया गया। और अस्वीकार होने का कारण क्या बोला गया, उन्होंने कहा कि आत्मा का अध्ययन जो है, वैज्ञानिक अध्ययन कैसे संभव है। आप कैसे माप सकते हैं कि आत्मा ये काम कर रही है, आत्मा ये काम कर रही है, ये आत्मा ये काम नहीं कर रही है। ये थोड़ा सा समझने वाला कोई इसका पैमाना नहीं था, इसलिए इसे अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा आता है मनोविज्ञान के अंतर्गत मन का विज्ञान। तो कुछ लोगों में भी सामान्य आदमी नहीं आ रहे हैं, लार्क और बर्कले जैसे आदमी आ रहे हैं और ये कहते हैं कि मन के विज्ञान को मनोविज्ञान कहा जाता है, जो अध्ययन किया जाता है। हम आगे देखते हैं कि इसे भी अस्वीकार कर दिया जाता है। और कारण क्या दिया जाता है, लगभग यही कारण दिया जाता है कि यह अमूर्त अवधारणा है। हम कैसे मानेंगे कि मन के आधार पर कोई विज्ञान चल रहा है, उसका कोई आधार ही नहीं है, कोई पैमाना ही नहीं है। तो इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। अब तीसरी बात आती है चेतना का विज्ञान। कुछ लोगों ने कहा, जिसके समर्थक टिस्टर थे, इन्होंने कहा कि भाई चेतना के आधार पर जो अध्ययन किया जाता है उसे मनोविज्ञान कहा जाता है। इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। और कारण क्या बोला गया, तो कारण वही एक्सेप्ट किया गया कि अमूर्त अवधारणा है, हम चेतना को कैसे माप सकते हैं, किस चीज से माप सकते हैं। तो यहां पर देखा जाए तो इनकी परिभाषा को लेकर बड़ा द्वंद्व रहा। लेकिन 20वीं शताब्दी में एक स्पष्टता के साथ एक परिभाषा दे दी गई। और वो परिभाषा क्या रही वो देख लेते हैं। व्यवहार के रूप में जो आप करते हो, जैसा करते हो, आपका जैसा बिहेवियर दिखता है, उसी को मनोविज्ञान मान लिया गया। और यह सर्वमन मान्य मत है। ठीक है, प्रेक्षणीय व्यवहार के आधार पर और मानसिक क्रियाओं के आधार पर। ये जो प्रेक्षणीय होता है ये ऑब्जर्वेशन होता है कि आप किसी के व्यवहार को ऑब्जर्व करिए। आप किसी का ऑब्जर्व करके जो अध्ययन और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है, मनोविज्ञान कहलाता है। और उसकी मानसिक क्रियाएं क्या हैं, इनके आधार पर मनोविज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, अब प्रेक्षणीय व्यवहार में क्या आता है, हाव भाव आता है, आपका चाल चलन चीजें आती हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से जब हम मनोविज्ञान की परिभाषा देखते हैं तो निरीक्षण योग्य व्यवहार और उनसे संबंधित मानसिक क्रियाओं का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है।
इस प्रकार देखा जाए तो आपको पीछे का ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए चीजें बताई। यहां केवल आपको यह याद रखना है कि जब भी मनोविज्ञान शब्द आए, मनोविज्ञान शब्द आए, साइकोलॉजी आए, तो आपको ये दो शब्द जरूर याद रखने हैं, प्रेक्षणीय व्यवहार और मानसिक क्रियाएं। ठीक है, कब याद रखनी है? जब आप एथिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन और मनोविज्ञान का एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? मान लीजिए आप एक जिले के कलेक्टर हैं, ठीक है, आपके सामने ऐसी स्थिति बनती है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सांप्रदायिक दंगे इस शहर में होने वाले हैं। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले होने वाली घटना का अंदाजा लगाओगे, उसे ऑब्जर्व करोगे कि कहां से घटना घटने वाली है, कैसे घटना घटने वाली है। तो ये आपका मनोविज्ञान के स्तर पे अभी आप काम कर रहे हो। अभी ना तो आपको किसी अधिनियम की जरूरत है, ना तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, ना तो नीतियों की जरूरत है। किसकी जरूरत है? तो साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की जरूरत है। तो अभी आप किस स्तर पर काम कर रहे हो? आप अंदाजा लगा रहे हो कि कौन सी घटना घट सकती हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो रोकने हैं, तो आप चिंतन और मनन करते हो कि इसको कैसे रोक सकते हो। तो आप उसके अंतर्गत क्या सोच सकते हो कि अरे हम धार्मिक गुरुओं को बुलाकर एक साथ उनसे बातें कर सकते हैं। उसके अलावा पुलिस फोर्स की संख्या हम बढ़ा सकते हैं, जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको बुला सकते हैं, क्षेत्रीय पार्षद हैं उनको बुलाकर चर्चा कर सकते हैं, और ये जो सांप्रदायिक दंगा होने वाला है उसको हम रोक सकते हैं। तो ये किस स्तर पर आप काम कर रहे हैं? अभी मनोविज्ञान के स्तर पर काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? जब सारी चीजें मनोविज्ञान के स्तर पर हो जाती हैं, तब आप एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब हमें ये चीजें करनी है। तो एथिक्स में मनोविज्ञान क्यों जोड़ा गया? कि जो आप एक्शन लेने वाले हैं उसके पहले की जो एक चीज है, जो एक निर्माण है, वो आप मन में अपने कर लें, ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने लोक प्रशासन आता है। लोक प्रशासन के बारे में मैं ज्यादा चर्चा आपसे करने वाला नहीं हूं, क्योंकि लोक प्रशासन हमारे सिलेबस में खुद ही है और आपको अच्छी तरह से आता है, लेकिन जनरल चीजें मैं आपको बताता हूं। इसका अर्थ देखा जाए तो लोक का अर्थ और प्रशासन का, लोक का अर्थ होता है सरकार और प्रशासन का अर्थ होता है सेवा करना। इस प्रकार से सरकार जो नीतियां बनाती है, देखा जाए तो ये एक तरह की विधिक सत्ता द्वारा नीतियों का, योजनाओं का और कार्यक्रमों का विशिष्ट तंत्र कहलाता है। अब यहां से शुरू करते हैं समझना लोक प्रशासन को। लोक प्रशासन एक विशिष्ट तंत्र होता है जो विधिक सत्ता द्वारा बनाई गई नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को जो सरकार चाहती है उस आधार पर प्रशासक जो होते हैं वो सेवक, लोगों की सेवा करने के आधार पर उसे लागू करने का जो एक विशिष्ट तंत्र होता है वो क्या कहलाता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन कहलाता है। ठीक है, बस इतना ही मैं आपको लोक प्रशासन के बारे में बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो ये परिभाषा जो मैंने पीछे बोली वही लिखी हुई है कि किसी विधि सत्ता द्वारा निर्मित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाला विशिष्ट तंत्र। आपको लोक प्रशासन में क्या याद रखना है? स्टार बना सकते हैं। एक विशिष्ट तंत्र है, शासन चलाने का एक विशिष्ट तंत्र ही लोक प्रशासन कहलाता है। अब बात करते हैं पैटर्न ऑफ सिलेबस का। मैंने ये 3 शब्द बता दिए जो एमपीपीएससी ने अपने 4th पेपर की हेडिंग दे रखी है। ठीक है, वो तीनों शब्द मैंने आपको उसका अर्थ समझा दिया। अब मैं बताता हूं कि एमपीपीएससी ने ये 3 शब्द क्यों लिखे हैं। पैटर्न ऑफ सिलेबस, ठीक है, देखिए पैटर्न ऑफ सिलेबस में जब नजर डालते हैं तो ये 3 टॉपिक्स पे डिपेंड करता है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, यूनिट 1 आता है। इसमें बहुत सारे थिंकर्स, सामाजिक विचारकों के बारे में बात की गई है, उसकी बात अभी करते हैं। दूसरा शब्द क्या? साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, यूनिट 2 इसके अंतर्गत आता है। और यूनिट 3 जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के अंतर्गत यूनिट 3 और 4 को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या है? पहला दर्शन शास्त्र के अंतर्गत यूनिट 1 में दार्शनिकों के नाम इन्होंने दे रखे हैं, उसके बाद विचारकों के नाम दे रखे हैं, विचारकों के बाद सामाजिक सुधारकों के नाम दे रखे हैं। तो इन दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करके, दार्शनिक का, विचार का, सामाजिक सुधारक का अध्ययन करके हमें यह समझना है कि प्रशासन में हमें इनका उपयोग कैसे करना है। और यह समझने के लिए इन दार्शनिकों को हमें भली भांति तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी हम इनका उपयोग सही ढंग से कर सकते हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो मनोविज्ञान,
यूनिट 2 जो है वो पूरा मनोविज्ञान से संबंधित है। आपके दिमाग में कौन सी चीजें, आप अपने को सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हो, गुस्से में नियंत्रण कैसे रख सकते हो, किसी से प्यार से बात कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें साइकोलॉजी मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। और यूनिट 2 में कौन कौन से प्रमुख शब्द यूज किए गए हैं, तो एटीट्यूड मनोविज्ञान यूज किया गया है, एप्टीट्यूड अभिक्षमता को प्रयोग किया गया है, इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस संवेगिक बुद्धि का इस्तेमाल किया गया है। तो ये सारी चीजें हम इस वर्ड के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एमपीपीएससी ने ऐसे ही लिख दिया है, उसके पीछे लॉजिक है, ठीक है, और वो लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। और तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित बात भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द इसने क्यों इस्तेमाल किया उसके बारे में जानते हैं। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 जो है वो लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के अंतर्गत कवर अप होगी। एथिक्स एंड वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण और मूल्य इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद भ्रष्टाचार जो 4th यूनिट है वो भी किसके अंतर्गत आएगी, लोक प्रशासन शब्द के अंतर्गत आएगा। यहां पर ये तीनों शब्द बताने और समझाने का मतलब मेरा ये है कि आप इनको जब अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे तो केस स्टडी बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए केस स्टडी की बात आ गई। केस स्टडी में भी बेस्ड ऑन किसमें है, फिलॉसफी यूनिट 1 पे, साइकोलॉजी यूनिट 2 और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 और 4। आप जब ऊपर की 4 चीजें आप पढ़ लेंगे, 4th यूनिट पढ़ लेंगे और उन शब्दों का अर्थ समझ लेंगे भली भांति, तो आप केस स्टडी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जो बात है नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ एग्जाम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि सबको पता होगा लेकिन सरसरी निगाह में हम देख लेते हैं। इकाई यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 5, 4 और यूनिट 5, इसमें इन्होंने 4 तक जो है 3 तरीके अपनाए हैं प्रश्न के, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसी तरह 2nd यूनिट में भी इन्होंने 3 तरीका रखा है, 3rd यूनिट में भी इन्होंने 3 तरीका रखा है और 4th यूनिट में भी इन्होंने 3 तरीके अपनाए हैं। कुल अंक की बात करें तो हर यूनिट से लगभग 40 नंबर इन्होंने रखे हैं। ठीक है, अब क्या किया है कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 5 संख्या में आएंगे और अंक कितने होंगे, उसके 2 अंक होंगे और कुल नंबर कितना होगा, 10 होगा। और इसके शब्द की सीमा कितनी होगी, तो 10 या एक पंक्ति में आपको आंसर लिखना है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न की जब बात करें तो 2 क्वेश्चन आएंगे, 5 अंक के होंगे, कुल 10 अंक के होंगे, 50 शब्द या 5 से 6 पंक्तियां आपको उसमें लिखनी है। आगे बढ़ते हैं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2020 में जोड़ा गया है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये 20 नंबर का होगा, 20 अंक होंगे कुल अंक और कम से कम आपको 200 शब्दों में लिखना है। यही पैटर्न इकाई 2 में भी आपको देखने को मिलेगा, सेम पैटर्न। यही पैटर्न आपको इकाई 3 में देखने को मिलेगा और यही पैटर्न आपको इकाई 4 में देखने को मिलेगा। शब्द सीमा भी लगभग वही है, 10, 50 और 200 शब्दों की। ठीक है, और प्रश्नों की संख्या के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। और 2020 के पेपर में आपको देखने को भी मिलेगा कि यूनिट 2 से एक क्वेश्चन ज्यादा दे दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो बात हम करेंगे कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको शुरू में ही बोला कि हमारी ये जो कंप्लीट एथिक्स सीरीज है इसमें हम पूरी तरह से आपको फ्री क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल साधक द अचीवर में प्रदान करने वाले हैं। लेकिन उसको पढ़ने का हमारा तरीका क्या होगा, हमारा पढ़ने का तरीका यह होगा कि सबसे पहले हम यूनिट 2 साइकोलॉजी वाला उठाने वाले हैं पार्ट। उसमें मनोवृत्ति, अभिक्षमता, लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं, संवेगिक बुद्धि, व्यक्तिगत भिन्नताएं जैसी बहुत सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उठाएंगे हम, यूनिट 3 और 4 पढ़ने वाले हैं। मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा, लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण, मूल्य एवं भ्रष्टाचार से संबंधित चीजें पढ़ने वाले हैं। फिर 3rd पार्ट में हम केस स्टडी जो यूनिट 5 है उसे पढ़ने वाले हैं। इन दोनों चीजों को हम जब पढ़ लेंगे तो ये थोड़ा सा चीज समझने में हमें आसानी हो जाएगी। और अंतिम हम पढ़ने वाले हैं फिलॉसफी, दार्शनिक विचारक और सामाजिक सुधारक। तो केस स्टडी भी चलता रहेगा हमारा और साथ में ये दार्शनिक विचारक और सामाजिक सुधारक जो 17 दिए हुए हैं उन्हें भी हम पार्ट वाइज पढ़ते रहेंगे। केस स्टडी में जहां भी जरूरत लगेगी तो थोड़ी बहुत चर्चा उनकी हम कर लिया करेंगे। तो ये हमारा पढ़ने का तरीका होगा। तो सबसे पहले हम एटीट्यूड से, जो अगली क्लास है, नेक्स्ट क्लास हमारी दूसरी क्लास होगी, वो हम मनोवृत्ति से शुरू करने वाले हैं। ठीक है,
यदि हमारी बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और इतना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।